नमस्कार, मैं विजय कुमार द यूनिवर्स इंग्लिश क्लास का डायरेक्टर। जो आज मैं कुछ छात्र के इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले हर फैकल्टी के छात्र को मैं आज एक इंस्पिरेशन देने जा रहा हूं कि आप अगर इंग्लिश लिटरेचर में बेहतर से बेहतरीन कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आज मैं कुछ मोटिवेशनल बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, आप साइंस रखे हैं, कॉमर्स रखे हैं या आर्ट्स रखे हैं, वो अपने अपने जगह पर है। लेकिन एक चीज़ आप मान करके चलिए कि समाज का जो मुख्य धारा में आने वाले सबसे अच्छी चीज़ है वो है इंग्लिश और जितने भी साहित्य हैं वो। जहाँ तक इसमें इंग्लिश की भूमिका का सवाल है, मैं मानता हूँ कि अगर आप इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत कर दें तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि आपका साइंस का मार्क का रेपुटेशन, कॉमर्स के मार्क का रेपुटेशन और आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सबों का रेपुटेशन बेहतर हो जाएगा अगर इंग्लिश आपकी बेहतर है तो। दूसरी बात, इंग्लिश के बिना हम लोग कोई भी कंपटीशन फेस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश दिनों दिन प्रतिस्पर्धा के दौर में बहुत ही डिफिकल्ट होते जा रहा है और भूमिका में अपने इम्पोर्टेंस को एकदम मजबूती से पेश करने के जो है क्षेत्र में है इंग्लिश। और इंग्लिश में हम कैसे बेहतर कर पाएंगे, कितनी मेहनत करें कि इंग्लिश में अच्छा से अच्छा मार्क पा पाएंगे, तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक योजना तैयार करने की जरूरत है। और मैं आज जो योजना बताने जा रहा हूं जिसके तहत आप अगर काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि सभी सब्जेक्ट से बेहतर आप अंग्रेजी में कर पाएंगे। दूसरी बात कि एक मेहनत करने का जो है सिस्टम होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितना मेहनत करेंगे, जिसमें कि इंग्लिश की जहां तक सवाल है तो आज हम आपको सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में बता दूं, क्योंकि इस बार हम सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड जो भी है उसमें अंग्रेजी का जो है 50% मार्क ऑब्जेक्टिव और 50% मार्क आपका सब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले हैं। तो उस दौर में पहली बार एग्जाम भी है और कैसे प्रिपरेशन करें ताकि उसमें हम बेहतर कर पाएंगे। मैं आपको कुछ सबसे पहले सिलेबस के बारे में, उसके जो है साइलेंस फीचर्स है सिलेबस का, वो समझाता हूँ। देखिए, अगर हम सिलेबस का बात करते हैं इंग्लिश में 100 मार्क्स का, तो उसमें कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने चीजें पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क में, उस पर मैं कुछ फोकस डालना चाहता हूं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स में पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स में पूछे जाएंगे। वही अगर सब्जेक्टिव की हम बात करें तो सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स में पूछे जाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें ग्रामर से भी, रेनबो के प्रोज सेक्शन पार्ट से भी, रेनबो के पोएट्री सेक्शन पार्ट से भी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे और उस बेसिस पर कैसे तैयारी करेंगे ये मैं सबसे पहले आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बुक में 3 तरीके से याद कीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपके बुक में रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, रेनबो में अगर सबसे पहले हम बात करें तो रेनबो में जो प्रोज है और पोएट्री है, इन सबों का एक लिस्ट तैयार कीजिए। इनके लेखक कौन है, इनके कवि कौन है, उनका लिस्ट तैयार कीजिए। लिस्ट तैयार करने के बाद में उसमें आप एक और काम कीजिए कि इसमें जो पोएट है और जो ऑथर है, इनका जन्म और इनका मरण अवधि का, यानी इनके एज पर आपको कार्य करना है, पोएट के और ऑथर के, कि कब वो जन्म लिए हैं, कब उनकी मृत्यु हुई है। दूसरी बात, वो अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में कितने कार्य कर चुके हैं, कितने पोएट के तौर पर कविता लिख चुके हैं, कितने ऑथर के तौर पर कहानी लिख चुके हैं, कितने आदमी इंग्लिश में नोबेल प्राइज पुरस्कृत से सम्मानित किए गए हैं। और इन सभी का एक लिस्ट तैयार करके आप एक वॉल्यूम तैयार करके आप उसको याद करिए, चैप्टर वाइज याद कीजिए। पहला आपको वर्क करना है कि प्रोज या पोएट्री का लिस्ट तैयार करके, उनके कवि और उनके लेखक का लिस्ट तैयार करके, उसके एज, मरण और जन्म, दूसरी बात उसके जो कृतियां हैं, उन्होंने जो क्या क्या कार्य किया है उसका एक लिस्ट तैयार कर लीजिए।
उस बेसिस पर आप ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिए रेनबो में, ये रेनबो में तैयारी करना है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव के तरीके से आप कैसे मेहनत करें, तो उसमें देखिएगा नोवेलिस्ट होते हैं, ड्रामेटिस्ट होते हैं, कॉमेडियन होते हैं, इन सभी का भी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। ओवरऑल आपको मिल ही जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। जब आप जाएंगे अध्याय के अंदर तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि नोवेलिस्ट कौन कौन से हैं, ड्रामेटिस्ट कौन कौन से हैं, कॉमेडियन कौन कौन से हैं, ट्रेजरी के क्षेत्र में कितने आदमी काम कर चुके हैं, ऐसे के क्षेत्र में कितने आदमी काम कर चुके हैं, उनका एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। अगर इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पर मेहनत करते हैं बुक में, तो मेरा मानना है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम होंगे। और हम लोग एक रटे रटाया बात पढ़ लेते हैं, यार ये तो सिलेबस से बाहर का सवाल था। भाई साहब सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता है। और एक बात और भी हम लोगों के माइंड में रहता है, लेवल लो है इस क्वेश्चन का, लेवल हाई है इस क्वेश्चन का। नहीं नहीं नहीं, लेवल कुछ नहीं है, आपने नहीं समझा इसीलिए वो आपके लिए लेवल हाई है, और जो समझ गया उसी लिए उसको लेवल लो है। तो फिर इस बातों में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आप मेहनत कीजिए, पूर्ण निष्ठा के साथ परिश्रम कीजिए, बेहतर कीजिए, बेहतरीन कीजिए, अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में हम ग्रामर में भी कैसे मेहनत करें इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ग्रामर में जितने भी बेसिक और एडवांस चैप्टर है, उसके साथ साथ जितने भी कंपोजिशन सेक्शन है, उसको आप सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। ग्रामर के क्षेत्र से मैं आपको बता दूं, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, आपका कंप्रीहेंशन है, प्रेसिस है, एसे है, लेटर है, ये सारे चीज आपके ग्रामर वाले पार्ट में आएंगे। और एक चीज मैं यहां पर एक और भी कर रहा हूं, सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्षेत्र में कितने क्या क्या पूछेंगे उसको मैं बता देता हूं। सब्जेक्टिव में आपको सबसे पहले समरी पूछा जाएगा, जो प्रोज और पोएट्री दोनों से होगा, प्रोज और पोएट्री दोनों से होगा, जिसका मार्किंग 4 प्रोज का भी और 4 पोएट्री का भी। पुराने सिलेबस में प्रोज से 10 नंबर में पूछे जाते थे समरी, जबकि इस बार से आपको 4 ही नंबर प्रोज के समरी में रहेगा और 4 ही नंबर पोएट्री के समरी में रहेगा, जिसका कुल मार्किंग जो है 8 हुआ। और इसके बाद जो है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। 3 क्वेश्चन रहेंगे 5-5 मार्क्स में। ये रेनबो के प्रोज सेक्शन से भी रह सकते हैं, पोएट्री सेक्शन से भी रह सकते हैं। पोएट्री सेक्शन से क्या रह सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे कि हर कविता में जो है ना 2 लाइन 3 लाइन करके एक जो है ना सनेट बनाया गया है। उस सनेट का अर्थ क्या होता है उसको आप समझ करके तैयारी कर लीजिएगा। और जहां भी मैं मानता हूं कि जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पर इस तरीके की प्रिपरेशन कराया ही होगा, और उसको स्मरण में लाने का प्रयास मैं कर रहा हूं मजबूती के साथ। कैसे आ पाएंगे? दूसरी बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है तो मेरा नाम तो आप जानते हैं विजय कुमार है, और मैं दिग्गी प्रोफेसर कॉलोनी वेस्ट दिग्गी में मैं पढ़ाता हूं, जो कि मेरे संस्थान का नाम द यूनिवर्स इंग्लिश क्लास है। आप वहां भी बतौर, मेरा नंबर भी है, उस नंबर पर भी आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 अंक के होंगे। इसके बाद आपको प्रेसिस या फिर कंप्रीहेंशन और करके दिया जाएगा। प्रेसिस या कंप्रीहेंशन, ये दोनों क्वेश्चन और करके दिया जाएगा। पहले कंप्रीहेंशन और प्रेसिस अलग अलग आते थे मार्किंग में, लेकिन इस बार सिलेबस में दोनों में और करके ऑप्शन रहेगा। पहले आपको कंप्रीहेंशन 12 नंबर में पूछे जाते रहे हैं और प्रेसिस 7 नंबर में, लेकिन अब इन दोनों को घटा करके, मार्किंग घटा करके जो है ना आपको 4 ही नंबर में पूछेगा। और ये भी आपको कह रहा है कि आप प्रेसिस या कंप्रीहेंशन का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर एक और सस्पिशन होता है कि प्रेसिस का जवाब दिया या कंप्रीहेंशन का। देखिए कि अब एक ही चीज समझिए कि किसी भी फिल्म को आप अगर देख रहे हैं तो फिल्म देखने के बाद में आपके अंदर क्या निष्कर्ष आया उस फिल्म के प्रति,
उस फिल्म का शीर्षक क्या हो सकता है, अगर उस पर आप यदि बल देते हैं तो मैं समझता हूं बेहतर है। अर्थात मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूं, आप प्रेसिस बनाइएगा, क्योंकि जानते हैं प्रेसिस में जो पैसेज दिए जाएंगे उसको कहेगा कि आप पढ़िए उसको सबसे पहले, और पढ़ने के बाद इसका जो टाइटल है ये किस चीज पर आधारित है, वो टाइटल अगर आप दे देंगे, आप में लिटरेचर की जो है ना अंडरस्टैंडिंग पावर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन क्या है, इसके तहत आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस चारों क्वेश्चन का जवाब देते हैं विद्यार्थी। कितने आदमी अपने मन से देते हैं? कोई नहीं, सीधे उस पैसेज में से नोट कर लेता है आंसर, जो कि इतना मजबूत नहीं हो पाता है। लेकिन ये अपने तरफ से आपको शीर्षक देना है, तो ये कुछ अलग बातें हैं। और उसमें बेहतर कैसे कर पाएंगे, आप मुझसे जुड़ करके भी पूछ सकते हैं। मैं फोन के माध्यम से भी बता सकता हूँ, व्हाट्सएप पर भी मैं बता सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ, व्हाट्सएप पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ। उसके बाद में मैं फोन भी रिसीव आपका कर सकता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया है तो उसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें इस बार से लेटर भी पूछे जाएंगे, जो कि 5 अंक का होगा। और इसमें एक चीज और पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे पहले जो है 10 अंकों में रहते थे, लेकिन इस बार जो है 8 अंक में रहेंगे। ऐसे में एक चीज हम लोग अनडिपेंडेंटली वर्क ये करते हैं, दूसरों पर आधारित होकर के ये करते हैं, कह देते हैं, इंस्टीट्यूशन के शिक्षक बंधु भी कह देते हैं कि भाई साहब देखो ऐसे है, इसको किसी किताब से रट लेना, किसी बुक को पढ़ लेना, गेस में जितना दिया उतना पढ़ लेना। क्या गारंटी है इसकी कि इस गेस से टकरा ही जाएगा? मैं भी गेस करता हूं, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जो मैं लेटर दूंगा वही आ जाएगा, जो मैं ऐसे दूंगा वही आ जाएगा। लेकिन मैं ये पूर्णतया समझा सकता हूं कि मैं जो बताऊंगा वही आएगा। कारण आप अगर ऐसे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक वर्क करना है। इंग्लिश ऐसे आपको डिफिकल्ट लग रहा है लिखने में, तो आप उसी को हिंदी में कर से अपने से लिखिए। जैसे मान लीजिए कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है या ड्यूरी सिस्टम है, अगर इसको इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे तो आप अपने तरफ से हिंदी में उसको लिखिए कि दहेज में क्या बुराई है, अच्छाई तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्या बुराई है, क्यों नहीं लेना चाहिए दहेज, उस पर अपने हिंदी में स्टेटमेंट दीजिए। आप इतने पढ़े लिखे जरूर हैं कि 10 लाइन लिख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के ऊपर आप 10 लाइन हिंदी में लिख लीजिए, और वो हिंदी में लिखने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। और अगर मीनिंग में प्रॉब्लम होती है तो आपके पास डिक्शनरी है, नहीं तो फिर आप अगर स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उसमें डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करके उसका मीनिंग आप पता कर सकते हैं। डिक्शनरी में वो फीचर्स है कि हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप ऐसे पर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको किसी बुक में से रटने का कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप ऐसे ही पहले नहीं समझ में आता है तो हिंदी कर लीजिए, और हिंदी करके उसको इंग्लिश में डाइवर्ट कर दीजिए। लेकिन अभी से अगर मेहनत कीजिएगा तो एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगा। और ये सब ऐसे ऐसे अध्याय हैं जिस अध्याय से एग्जामिनर आपका विचार समझना चाहता है कि आप क्या विचार, किस विचार के आदमी हैं आप। लेटर में, प्रेसिस में, ऐसे में एग्जामिनर सिर्फ आपका विचार समझना चाहता है कि आप किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कैसा विचारधारा आपके पास है समाज के हित में। इसके बाद मैं एक बात और बताऊंगा कि इंग्लिश कितना बेहतर है, इस पर मैं 2 बातें आप लोगों को बता दूं। देखिए, आज के क्षेत्र में जो भी कंपटीशन है, कोई भी कंपटीशन बिना इंग्लिश से आपको नहीं नजर आएगा, सभी में इंग्लिश है। और मैं यहां पर यह नहीं कहना चाहता हूं कि दूसरा सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति आपका भलाई नहीं कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट बराबर है, लेकिन इंग्लिश को हम लोग पहले से बिहार बोर्ड में इंग्लिश का मान्यता नहीं है, इसीलिए बच्चे 10वीं तक इंग्लिश भी नहीं पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट में आकर के इंग्लिश लागू है फिर भी नहीं पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में यदि आप मेहनत करते हैं और अच्छा अंक आ जाता है तो आपका ऑटोमेटिक और सब्जेक्ट में अंक जल्दी अच्छा से अच्छा आएंगे। हिंदी मैथिली भी आप रखे होंगे, हिंदी मैथिली में भी इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने क्या क्या बताया, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पोएट्री पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले आपको पोएट का नाम, उनका जन्म
और उनका मृत्यु। ठीक, और इसके बाद हिज इम्पोर्टेंट वर्क, है ना, हिज इम्पोर्टेंट वर्क, अर्थात ये अपने जीवन में क्या अच्छा से अच्छा वर्क किए हैं उसको याद रख लीजिए। इसके बाद इसमें और पोएम का जो लाइन है इसको याद रखिए। पोएम का लाइन जैसे कि ट्रेवलर्स डियर लास्ट डिस्ट्रीज, तो पोएम के लाइन का क्या कैसे याद करें भाई साहब, 350 लाइन लगभग 10 कविता को मिला करके है, कैसे याद करें कि आपको याद हो जाएगा। तो पोएम के लाइन का एक कोड तैयार कीजिए, उस कोड को आप ऐसा मीनिंग लीजिए जो मीनिंग इस कविता के अलावा किसी और कविता में है ही नहीं, ऐसे लेकर के आप तैयारी कीजिए। और प्रोज में भी आपको, प्रोज में भी यही करना है, प्रोज में भी यही करना है। ऑथर का लिस्ट तैयार कर लीजिए, उनके जन्म, उनके मरण, और फिर यही बात दूसरा जो हिज इम्पोर्टेंट वर्क है, हिज इम्पोर्टेंट वर्क आप कर लीजिए। बस इसमें आपको यही 2 वर्क करना है। रेनबो में अगर इस प्रकार से आप मेहनत करते हैं तो बढ़िया से बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाएंगे। और याद रखिए, ऑब्जेक्टिव अगर आपका अच्छा रहा तो सब्जेक्टिव बेहतर ही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में निशाना सटीक मारना पड़ता है, और निशाना चूक जाएगा तो फिर आपका सब्जेक्टिव का भी निशाना चूक जाएगा। इसीलिए सब ऑब्जेक्टिव मिस न हो, इसके लिए आप ये पैटर्न पर तैयारी कीजिए और हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, है ना। अंत में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर देना चाहता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप आकर के जुड़ सकते हैं। और मेरा संस्थान दिग्गी वेस्ट प्रोफेसर कॉलोनी में है, द यूनिवर्स इंग्लिश क्लास के नाम से। ठीक है, अंत में मैं आप सबों को न्यू ईयर का शुभकामना देते हुए मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। थैंक यू। आप सभी आदमी अपने जीवन में बेहतर करें, बेहतरीन करें। बेस्ट ऑफ योर लक। थैंक यू सो मच।